हेलो स्टूडेंट, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। अब तक हम कर रहे थे ऊर्जा संसाधनों के बारे में, और ऊर्जा संसाधनों में हमने स्टार्टिंग किया था कोयले के बारे में। पिछली वीडियो में हमने कोयले के ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। आज उन्हीं ऊर्जा संसाधनों को आगे बढ़ाते हुए आज हम 3 प्रमुख ऊर्जा संसाधन हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। एक तो होगा सबसे पहले हमारा पेट्रोलियम, सेकंड होगा प्राकृतिक गैस, और थर्ड होगा परमाणु ऊर्जा। ठीक है, इन तीनों को शॉर्ट फॉर्म में चर्चा करेंगे क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत कम आता है, इनमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा विस्तार से न करते हुए शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तीनों ही को। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है जिसके ये 3 पार्ट है वो क्या है, वह ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ठीक है। और ऊर्जा संसाधन हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ऊर्जा संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत या अपरंपरागत। तो हम कर रहे हैं परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के बारे में, और परंपरागत में सबसे पहले हमने किया था कोयले के बारे में, और आज हम इसको ही आगे बढ़ाते हुए इसका जो 3 पार्ट है वो करेंगे हम। एक तो होगा पेट्रोलियम, एक होगा प्राकृतिक गैस, और एक होगा परमाणु ऊर्जा। इन तीनों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है एक तरल एवं गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है, और इसका प्रयोग परिवहन के साधनों के अंदर ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसका कहां कहां पे उपयोग होता है। एक तो इससे देखो, पेट्रोलियम जो होता है वो एक कच्चा पदार्थ होता है। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं होता है बल्कि पेट्रोलियम होता है। इससे बहुत सारे उत्पाद वो तैयार किए जाते हैं। इससे संबंधित जो उत्पाद होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो इससे देखो पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल है, केरोसिन है, केरोसिन जिसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्नेहक जो होते हैं, प्लास्टिक निर्माण किया जाता है, प्लास्टिक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इत्र होता है जिसको सेंट बोलते हैं वो भी इससे तैयार किया जाता है। सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन है वो बनाए जाते हैं। बहुत सारे उपयोग है इसके। ठीक है, तो पेट्रोलियम जो होता है जो कच्चा पदार्थ होता है थोड़ा गाढ़ा तरल जो पदार्थ होता है, उससे ये चीजें तैयार की जाती है, उसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्नेहक, प्लास्टिक, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतने सारे इसके अंदर बहुगुण होने के कारण और ये सब चीजें बहुमूल्य होने के कारण इसको पेट्रोलियम को कहा जाता है काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम को। इसके अतिरिक्त जो पेट्रोलियम है उसका अगर भारत में बात करें, भारत में इसके उत्पादन और वितरण की बात करें, उत्पादन एवं वितरण, सबसे पहले तो हम इसका उपयोग की बात कर रहे हैं। ठीक है, पेट्रोलियम का कहां कहां पे उपयोग हो रहा है। ठीक है, इसके पश्चात इसका उत्पादन और वितरण की बात करें हम भारत की, तो हम स्टार्टिंग करते हैं जब से भारत में स्टार्टिंग हुई थी औपनिवेशिक शासन के दौरान, अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत में पेट्रोलियम की खोज स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, और 1866 में 1866 में सबसे पहले पेट्रोलियम के लिए कुएं खोदे गए के
कुओं की खुदाई की गई थी। कब? 1866 के अंदर। इससे 34 वर्ष बाद यानी कि 1890 में भारत में पेट्रोलियम उत्पादन है वो शुरू हुआ था। ठीक है, और वो उत्पादन कहां पे हुआ था? डिगबोई के अंदर। डिगबोई कहां है? असम में। बिल्कुल ऊपरी जो असम है उसके अंदर ये डिगबोई पड़ता है। वहां पे 1890 में भारत में पहला तेल का कुआं खोदा गया था और वहां से उत्पादन किया गया था। और ये जो उत्पादन है 1956 तक, 1956 तक डिगबोई के जो तेल कुएं हैं वो एकमात्र एक ऐसा स्थान था जहां से भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन होता था। लेकिन जब 1956 के अंदर ओएनजीसी की स्थापना की गई, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, इसकी स्थापना की गई तो तेल का उत्पादन है वो देश के अंदर बढ़ा। और वहीं पे डिगबोई के पास नाहरकटिया है, वहां पे उत्पादन होने लगा। इसके अतिरिक्त गुजरात के कुछ क्षेत्र हैं, अंकलेश्वर जैसे इलाका है, वहां पे इसका उत्पादन होने लगा। तो देश के अंदर उत्पादन है वो पेट्रोलियम का उत्पादन बढ़ा। इसके पश्चात 1976 में 1976 में मुंबई के पास कहा? अरब सागर में। अरब सागर के अंदर जापान के सहयोग से एक सागर सम्राट योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? सागर सम्राट। सागर सम्राट योजना के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। कहां पे? अरब सागर के अंदर, जो मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर दूर स्थित है अरब सागर में। वहां पे सागर सम्राट योजना प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया गया और वहां से आज देश का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है पेट्रोलियम का। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पादन और वितरण स्टार्टिंग हुआ। कब हुआ? 1866 में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान भारत में पेट्रोलियम के लिए कुओं की खुदाई शुरू हुई और तब जाकर फिर 1890 में देश के अंदर पहला जो कुआं खुद के तैयार हुआ डिगबोई के अंदर। और लगभग 60 से 65 वर्ष तक यानी कि 1956 तक जब ओएनजीसी की स्थापना हुई तब तक डिगबोई वाला जो क्षेत्र था वो केवल एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन होता था। धीरे धीरे 1956 में ओएनजीसी की स्थापना हुई और ओएनजीसी की स्थापना के पश्चात देश के अंदर पेट्रोलियम का उत्पादन है वो बढ़ा, उसमें काफी वृद्धि देखने को मिली। इसके पश्चात धीरे धीरे कुओं की खुदाई हुई अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे गुजरात के अंदर है, चाहे मुंबई के तटीय जो क्षेत्र है वहां पे उत्पादन हो, या असम के अंदर ही डिगबोई है, नाहरकटिया है, रुद्र सागर है या शिव सागर है, ऐसे एक परियोजना है वहां पे उत्पादन हुआ। फिर 1976 में क्या हुआ कि अरब सागर के अंदर भी तेल की खोज की गई थी। ठीक है, और खोज करने के पश्चात क्या हुआ? अरब सागर के अंदर सागर सम्राट योजना प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। और वहां से आज देश का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो किया जाता है। इसके पश्चात भारत में जो पेट्रोलियम जो उत्पादन तो क्षेत्र हैं वो 4 क्षेत्र हैं। वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक तो है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर के अंदर हमने बात की थी असम का जो क्षेत्र है, असम में भारत का सबसे प्राचीन पेट्रोलियम क्षेत्र है। ये क्या है? सबसे पुराना जो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो असम के अंदर। सबसे पहले भारत में तेल के उत्पादन या तेल के कुओं की खुदाई की गई थी, वो कहां पे? डिगबोई है वहां पे नाहरकटिया है, वहां पे उत्पादन अब होने लगा है। असम के अंदर या पूर्वोत्तर भारत में देश का 16% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। कितना प्रतिशत? 16% जो पेट्रोलियम जो देश का उत्पादन होता है उसका 16% है वो पूर्वोत्तर भारत विशेष रूप से असम के अंदर उत्पादित किया जाता है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है गुजरात। गुजरात के अंदर भी तेल के कुओं की लगातार खोज हो रही है। वर्तमान में भी एक नवगांव नाम से एक क्षेत्र है, वहां पे पेट्रोलियम के
कुओं की खोज की गई है, पेट्रोलियम के भंडार की खोज की गई है। इसके अतिरिक्त गुजरात के अंदर अंकलेश्वर नामक जगह है, अंकलेश्वर में भी तेल का उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, गुजरात या गुजरात के जो भी पेट्रोलियम जो भंडार है वहां से देश का 19% 19% जो पेट्रोलियम है उसका उत्पादन किया जाता है। कहां पे? गुजरात वाला जो इलाका है वहां से। ठीक है, इसके पश्चात जो थर्ड जो क्षेत्र है वो है मुंबई हाई। मुंबई हाई जो पेट्रोलियम जो क्षेत्र है वो कहां पे है? अभी अभी बताया था, अरब सागर में स्थित। मुंबई से तट से 176 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित जो सागर सम्राट परियोजना के माध्यम से जो उत्पादन होता है वहां पे देश का 63% पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन है वो किस क्षेत्र से होता है? तो आपको याद रखना है मुंबई हाई से देश का 63% जो पेट्रोलियम है उसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ये 3 क्षेत्र। और फोर्थ जो क्षेत्र है, जो नवीन जो पेट्रोलियम क्षेत्र है वो कौन सा है? पूर्वी तटीय क्षेत्र। पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है भारत के, इधर वाला जो पूर्वी तटीय जो क्षेत्र है, यहाँ पे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जो बेसिन है वहां पे भी पेट्रोलियम का उत्पादन है वो वर्तमान में किया जाता है। वहां पे भी नवीन खोजे हुए हैं कुछ हद तक पेट्रोलियम के भंडारों की। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल 4 पेट्रोलियम जो क्षेत्र है, एक तो पूर्वोत्तर भारत जिसमें असम जो प्राचीन पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो, सेकंड गुजरात वाला इलाका है जहां से 90% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, थर्ड है मुंबई हाई और फोर्थ है पूर्वी तटीय क्षेत्र। आपको क्या याद रखना है? सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? सबसे पहले जो तेल के कुओं की खुदाई की गई थी वो कहाँ पे की गई थी? असम के अंदर। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। सागर सम्राट जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पे है? अरब सागर के अंदर है। किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? जापान के सहयोग से। ठीक है, ये जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। वो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है। ठीक है, इसके पश्चात जो सेकंड जो पार्ट आता है ऊर्जा संसाधनों का वो आता है प्राकृतिक गैस। देखो, हम जो चीजें कर रहे हैं, जो परंपरागत ऊर्जा जो खनिज हैं उनमें परमाणु ऊर्जा को छोड़कर और जो खनिज हैं वो क्या है? वो एक जीवाश्म खनिज है, यानी कि जीवों के मरने, गलने, सड़ने, ताप दाब बढ़ने से उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, जो प्राकृतिक गैस है वो भी एक जीवाश्म ईंधन है, वो भी एक परंपरागत ईंधन है। इसका जो भंडार है वो पेट्रोलियम और कोयला जो क्षेत्र है, कोयला पेटी है, वहां पे इसके भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम और जो कोयला है उसके ऊपर क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस। जो प्राकृतिक गैस है वो पहले तो मिलेगा हमें कोयले की परतें। ठीक है, ऐसे उसके ऊपर तरल अवस्था में क्या मिलेगा? पेट्रोलियम। और सबसे ऊपर क्या मिलेगा? प्राकृतिक गैस मिलेगी। ठीक है, ऐसे मिलेंगे। ये अवसादी चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। ये तीनों की चीजें हैं वो। तो पेट्रोलियम और कोयला जो भंडार क्षेत्र है वहां पे प्राकृतिक गैस वो पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जहां पे कोयला नहीं है या पेट्रोलियम नहीं है वहां पे भी प्राकृतिक गैस के भंडार हैं वो पाए गए हैं। ठीक है, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखो, हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में अगर हम भारत को ऐसे बात करें भारत की, तो भारत में जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन है वो ये जो पूर्वी जो तटीय जो क्षेत्र है, ये कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जो बेसिन वाला इलाका है वहां पे प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार मिले हैं। ठीक है, तो वहां से उत्पादन किया जाता है प्राकृतिक गैस का। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम के जो भंडार हैं, गुजरात का जो इलाका है, ये अंकलेश्वर वाला है, ये नवगांव वाला इलाका है, यहाँ पे भी प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार हैं। यहां से प्राकृतिक गैस, देखो यहां से प्राकृतिक गैस की एक भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन भी जाती है देश के आंतरिक हिस्सों में, वो एचवीजे पाइपलाइन, एचवीजे, एच से हजीरा, वी से
बीजापुर और जे से जगदीशपुर। ये जो भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन 1750 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, वो प्राकृतिक गैस की सबसे लंबी पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन के निर्माण होने के पश्चात भारत में प्राकृतिक गैस का जो वितरण है वो बढ़ा है। ठीक है, अब तो इस पाइपलाइन का जगदीशपुर से विस्तार है वो आगे बढ़ाते हुए इधर मोड़ दिया गया मेरठ की साइड, और मेरठ से फिर हरियाणा में सोनीपत तक पहुंचा दी गई है पाइपलाइन। ठीक है, तो काफी विस्तार हो रहा है एचपीजे पाइपलाइन का। इसके माध्यम से कहां से जाती है? गुजरात के हजीरा कहां पे है? गुजरात के अंदर, विजयपुर है मध्य प्रदेश और जगदीशपुर यूपी के अंदर। ये 3 राज्यों के अंदर फैली हुई है। इसके पश्चात अब इसका विस्तार हरियाणा में भी हो गया है। ठीक है, तो इस प्राकृतिक गैस का जो वितरण है वो इस पाइपलाइन के माध्यम से देश भर के अलग अलग हिस्सों में होता है। इसके अतिरिक्त अगर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से संबंधित एक चीज आती है, वो आती है गैल, GAIL। गैल है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र में जो गैस उपलब्ध करानी है, यानी कि सरकारी क्षेत्र के अंदर गैस उपलब्ध करानी है, तो उसका कार्य करते हैं गैल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से है ये। इसकी स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन आ जाएगी, भारत में प्राकृतिक गैस के वितरण एवं संचालन का कार्य है वो कौन सी एजेंसी करती है? तो आपको करना है गैल के बारे में। ठीक है, गैल करती है वो। इसके पश्चात जो हमारा जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा है वो भी एक परंपरागत ऊर्जा खनिजों के अंदर उसकी गणना की जाती है। ठीक है, और समय के साथ साथ परमाणु ऊर्जा केंद्रों का भी विस्तार किया जा रहा है। परमाणु ऊर्जा है वो 2 खनिजों से मिलकर बनती है। कौन से होते हैं वो? एक तो होता है यूरेनियम और एक होता है थोरियम। इन दोनों ही खनिजों की मिलाने से एटॉमिक एनर्जी जो है, परमाणु ऊर्जा है, उसका निर्माण होता है। यूरेनियम जो होती है, 1 किलो यूरेनियम 1 किलोग्राम यूरेनियम से लगभग 27,000 किलोग्राम कोयला जो होता है, 27,000 किलोग्राम कोयले से जितनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है उतनी ऊर्जा केवल 1 किलोग्राम यूरेनियम से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि यूरेनियम है वो कम मात्रा में होने के पश्चात भी बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है। इसके अतिरिक्त यूरेनियम है वो बहुत कम देशों के अंदर पाई जाती है। इसकी जो भंडार है बहुत कम है विश्व के अंदर। ठीक है, और भारत में इसके भंडार केवल जादूगोड़ा की खाने हैं। कहां पे? झारखंड में। वहां पे थोड़ी बहुत मात्रा में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त भारत है वो थोरियम के भंडारों के अंदर आत्मनिर्भर है। बड़े पैमाने पर थोरियम का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लेकिन यूरेनियम का अभाव होने के कारण भारत में परमाणु ऊर्जा है वो एक सीमित मात्रा में बहुत कम उत्पादन होता है इसका। ठीक है, फिर भी देश के अंदर अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 1948 के अंदर, तब 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा के वितरण और संचालन के लिए एक परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई 1948 में। इसके 6 वर्ष के पश्चात 1954 में 1954 में भारत ने पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, ट्राम्बे।
परमाणु ऊर्जा केंद्र ये स्थापित किएगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 1967 में 13 वर्ष के पश्चात इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम पड़ गया भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पे। तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इसका नाम रख दिया गया संस्थान, भाभा परमाणु ऊर्जा संस्थान अनुसंधान संस्थान के नाम से इसको जाना गया 1964 के अंदर नाम बदल के। इसके पश्चात धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे इसके ऊपर रिसर्च होती है, अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र के रूप में, एटॉमिक एनर्जी सेंटर के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है अलग अलग देशों में। आज देश के अंदर 6 बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। कितने? 6 बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। और भारत में सबसे पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कौन सा स्थापित किया गया था? तारापुर। और यहाँ से मैप में आता है बहुत बार परमाणु ऊर्जा केंद्र, एक परमाणु ऊर्जा केंद्र पक्का मिलेगा आपको मैप के अंदर। ठीक है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सेकंड जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है काकरपारा, ये कहां पे है? गुजरात में। थर्ड जो है वो केगा, ये कहां पे है? कर्नाटक। फोर्थ है नरोरा, ये कहां पे है? यूपी। फिफ्थ है रावत भाटा, ये कहां पे? राजस्थान। और सिक्स जो है वो है कलपक्कम, ये कहां पे है? तमिलनाडु। इस प्रकार से देश के अंदर 6 बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं वो स्थापित किए गए हैं अब तक। ठीक है, एक हरियाणा के अंदर भी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र तो वो निर्माणाधीन है। वो कहां पे है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो निर्माणाधीन है, जिसका निर्माण कार्य है वो चल रहा है। वो फतेहाबाद में है। एक गोरखपुर जगह है शायद, वहां पे है ये गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में वहां पे स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र, यहां से क्वेश्चन आता है कई बार मैथ के अंदर, तो ये आएगा ही आएगा, कंफर्म है ये। तो एक क्वेश्चन इसके अंदर भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? भाभा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर है वो कब स्थापित किया गया था? या ट्राम्बे की स्थापना कब की गई थी? भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था? इस प्रकार से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा वो किन किन खनिजों के मिश्रण से बनाई जाती है, किन किन खनिजों के मिलाने से आपस में परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ऊर्जा संसाधनों के बारे में तीनों के तीनों, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, इन तीनों के बारे में हल्की हल्की नॉलेज है वो हासिल की, क्योंकि इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, वो 1 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है, वो 2 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है, वो 3 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है। और ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ये मैप के अंदर भी आपको देखने हैं। मैप इसके होने के पश्चात, इस लेसन के कंप्लीट होने के पश्चात आपको मैप भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे जो गैर परंपरागत ऊर्जा खनिज हैं उनकी चर्चा, क्योंकि परंपरागत के अंतर्गत हमने 4 चीजें पढ़ी हैं, एक तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा। ठीक है, उसके अंदर जो गैर परंपरागत है उसके अंदर हम अलग अलग चीजें, चाहे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।